नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईवीएस क्लासेस में। तो यहाँ पर हम लोग जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के लेक्चर को कवर करेंगे और इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं ये आपको मैं अभी बता दूंगा क्या कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। तो क्लास 12 का जो ये सीरीज़ चल रही है, इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरी कवर करवा दी है, जहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पूरा टॉपिक समझा था, क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। उसके साथ ही कूलम्ब्स फोर्स मैंने आपको बताया था एंड पोटेंशियल डिफरेंस की बात करी थी हमने वहाँ पे एंड ऑन पोजीशन पर और ब्रॉड ऑन पोजीशन पर किस तरीके से हम पोटेंशियल निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर देखी थी। एंड फिर उसके बाद हमने बात करी थी कैपेसिटर की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है, किस तरीके से हम उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, या फिर एक अर्थ की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, इस पूरे डेरिवेशन को भी हमने वहाँ पर कवर किया था। तो अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर्स के लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो आते हैं अपने आज के टॉपिक पर, और आज का जो टॉपिक है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये पहला लेक्चर है, इसके बाद एक और लेक्चर होगा इसी से रिगार्डिंग। और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन वो बेसिक पढ़ा होगा आपने। यहाँ पर जो पूरा का पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है वो डिटेल में पढ़ना है और बहुत सारे टॉपिक हमें यहाँ पे कवर करने हैं। तो एक एक टॉपिक को समझते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें यहाँ पे कवर करने हैं। वहीं से लिंक लेंगे जहाँ पे आपने पढ़ा था, क्लास 10th में जितना पढ़ा था वहीं से आपको अपना लिंक कनेक्ट करना है कि क्या आपने वहाँ पे पढ़ा था और किस तरीके से हमें यहाँ पे समझना है। सबसे पहला टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट को, मतलब समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड सारी की सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो वो सारी बेसिक चीज़ें हम इसी कॉन्सेप्ट में कवर कर लेंगे। उसके बाद कन्वेंशनल करंट आएगा। कन्वेंशनल करंट को समझने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही इजी वे में आपको समझाया जा सके, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक आपको पता है, आपने कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे, लेकिन समझने के लिए बहुत बेसिक से हम लोग शुरुआत करेंगे ताकि आपके एक बार दिमाग में फंस जाए तो वापस आप कभी उसको भूले ना, ठीक है। तो कोशिश मेरी यही रहेगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कैसे होती है, और करंट जब फ्लो होती है, करंट क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होती है, आपने 10th क्लास में पढ़ी चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट फ्लो होती है। तो करंट की जो फ्लो होने की टेंडेंसी है वो किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की टेंडेंसी पर, है ना। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे पर सेकंड में उतनी ही ज़्यादा करंट होगी। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो हो रही है, इसीलिए हमें इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद करंट डेंसिटी पढ़ेंगे। करंट डेंसिटी क्या होती है, यानी कि जैसे हमने वाटर डेंसिटी पढ़ी है या फिर किसी लिक्विड की डेंसिटी पढ़ी है, गैस की भी डेंसिटी हमने पढ़ी है, तो यहाँ पे करंट की भी डेंसिटी हमें पढ़नी है कि क्या होती है करंट की डेंसिटी, किस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट एक लॉ जिसका नाम है ओम्स लॉ, ये आपने 10th में पढ़ा है, V = IR, बहुत बार आपने सुना होगा, लेकिन उसको हमें डिफाइन कैसे करना है, उसको अपने जीवन में कैसे उतारना है, कैसे आप V = IR को डिफाइन कर सकते हैं, किसको कोई अगर आपसे पूछे तो किस तरीके से उसको समझा सकते हैं, ये हम यहाँ पे आज कवर करेंगे। ऐसे ही अगला टॉपिक आएगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो ये सारे टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड हैं, इसीलिए मैंने एक साथ लिखे हैं यहाँ पे। आपको पहले रेजिस्टेंस पढ़ना है, उसके साथ ही रेजिस्टिविटी आप समझ में आ जाएगा आपको। फिर कंडक्टेंस अगर आप पढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी भी आपको समझ में आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक साथ कनेक्ट कर लो और रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक साथ कनेक्ट कर लो, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करता है, तो उसकी टेंडेंसी भी हमें समझनी है, उसके किस तरीके से डिपेंडेंसी हमें यहाँ पे समझ में आएगा, ये हमें देखना है किस तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है कलर कोड्स, मतलब कार्बन रेजिस्टेंस आपने देखे होंगे, कई जगह यूज़ होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कभी खोल के देखे हैं, कभी आपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को समझा है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे रेजिस्टेंस लगे होते हैं जिसमें कई सारे कलर की पट्टियाँ होती है ना, कई सारे कलर की लेयर होती है। तो वो लेयर हमें क्या बताती है, वो पट्टियाँ हमें क्या बताती हैं, वो हमें समझना है। तो ये कलर कोडिंग का पूरा खेल है, तो इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो ये टॉपिक हम समझ लेंगे। उसके बाद आता है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर के लिए।
तो रजिस्टर को अगर हम किसी सर्किट में कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन को अगर हम कंबाइंड करते हैं, कंबाइंड कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जिसमें सीरीज भी होता है पैरेलल भी होता है, तो वो कंबाइंड कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। ठीक है, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत सारे लोग क्या होता है कि ईएमएफ को ही पोटेंशियल डिफरेंस समझ लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को ही ईएमएफ समझ लेते हैं। तो दोनों में अंतर है, थोड़ा सा अंतर है लेकिन अंतर है, तो उस अंतर को हमें समझना है यहाँ पे। ठीक है, एंड सेकेंड लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल का होता है उसका क्या यूज है, किस पर डिपेंड करता है, क्या अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, होगा तो क्या होता है, तो ये सारी चीजें हमें समझनी है। उसके बाद आता है लास्ट अपना जिसको हमें कवर करना है, वो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कनेक्ट करके देखिए, जैसे आपने रिमोट में सेल देखा होगा या फिर आप कई सारी डिवाइसेस में सेल को जब कनेक्ट करते हैं तो एक सेल से काम नहीं चलता, 2-3 सेल लगाने पड़ते हैं। तो आपने उसके कॉम्बिनेशन को कभी समझने की कोशिश की हो तो आप यहाँ पे इस टॉपिक को समझ पाएंगे। तो ये सारे के सारे हमें टॉपिक इसी लेक्चर में कवर करने हैं। तो उम्मीद है पूरे के पूरे टॉपिक को यहाँ से कवर करके आप जाएंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, और कोई भी टॉपिक अगर आपसे मिस हो जाता है तो आप लेक्चर को दोबारा भी देख सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया है या ये टॉपिक मुझे इस जगह समझ में नहीं आया, तो वो भी हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में कवर जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को आप डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आते हैं, चलिए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के लिए आपसे सिंपली कहा गया होगा 10th में कि पर यूनिट टाइम पर जितना चार्ज फ्लो होता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आपको चार्ज तो पता होना चाहिए, तो 10th में आपने थोड़ा बहुत चार्ज के बारे में पढ़ा होगा। 12th में आपने पहला चैप्टर ही पूरा चार्ज के ऊपर पढ़ा है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया है कि चार्ज दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव होंगे या तो वो नेगेटिव होंगे। तो पहले क्या था कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के बारे में जब पता चला था तो कुछ लोगों ने ये कहा, जब नेगेटिव चार्ज के बारे में पता नहीं था, केवल पॉजिटिव के बारे में पता था, तो ये कहा गया कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं करंट की वही डायरेक्शन होती है। तो ऐसा माना जाता था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही करंट फ्लो होती है। लेकिन ये जो भ्रांति है वो धीरे धीरे समाप्त हुई, और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला कि यार इलेक्ट्रॉन जो है वही सारा खेल रच रहे हैं, तो ये माना गया कि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही जो करंट है वो फ्लो हो रही है। तो हम पूरे के पूरे चैप्टर में यही मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रही है। इलेक्ट्रॉन जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, पर यूनिट टाइम पर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उतनी ज़्यादा करंट फ्लो हो रही है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है तो उसकी वजह से कुछ तो करंट फ्लो हो रही है, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। तो हम करंट की डेफिनेशन यही दे सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में नोट्स बना सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी मैं बोल दूंगा कि क्या डेफिनेशन लिखनी है। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में किसी भी सेक्शन से जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, जितने चार्ज फ्लो होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं पर यूनिट टाइम पर फ्लो होने वाले चार्ज या प्रवाहित होने वाले चार्जों को क्या कहते हैं, या आवेशों को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये इससे डेफिनेशन से एक फॉर्मूला निकल के आया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो स्टडी है तो हम उस केस में इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। स्टडी का मतलब क्या होता है कि अगर वो टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब हर टाइम पर वो फ्लो होने की, चार्ज फ्लो होने की जो टेंडेंसी वो अलग अलग नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर टाइम के परिवर्तन समय अंतराल पे, पर किसी पर्टिकुलर समय अंतराल पे या टाइम इंटरवल पे चार्ज अलग अलग फ्लो हो रहा है, मान लीजिए 2 सेकंड पहले कुछ और चार्ज फ्लो हो रहा था, अभी चार्ज जो है वो कुछ और फ्लो हो रहा है, तो उस केस में जो चार्ज है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है टाइम के साथ में। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वेरीज विथ टाइम, टाइम के साथ में अगर चार्ज वेरी करेगा तो आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, I इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। जहां पर डी क्यू क्या शो कर रहा है, जहां पर डी क्यू शो कर रहा है चेंज इन चार्ज, ठीक है, चार्ज में
चेंज को, ठीक है, चार्ज में चेंज को शो कर रहा है। और ये जो dt है, dt क्या शो कर रहा है, dt शो कर रहा है समय अंतराल को। तो यहां पर लिख लेंगे dt किसको शो कर रहा है, समय अंतराल को शो कर रहा है, ठीक है। तो आप ये नोट कर सकते हैं। तो यहां पर आप समझ लीजिएगा कि जब भी समय के साथ में चार्ज वेरी करेगा, आवेश वेरी करेगा, बदलता रहेगा, तो उस केस में आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और अगर चार्ज स्टडी है, मतलब समय के साथ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जितना पहले फ्लो हो रहा था उतना ही अभी फ्लो हो रहा है, तो उस केस में आप ऊपर वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ को हम समझते हैं। जैसे पहला वाला जो ग्राफ है यहां पर ए वाला, ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं सीधी, इस लाइन को आप समझिए, ये वाली लाइन जो है ये सीधी आ रही है, यानी कि टाइम एक्स एक्सिस पर लिया गया है और जो करंट है वाई एक्सिस पर ली गई है। तो जो सीधी लाइन है इसमें क्या चेंज नहीं हो रहा है, करंट चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। टाइम कितना भी बढ़ जाए लेकिन करंट चेंज नहीं हो रही है, करंट चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब चार्ज जो है वो स्टडी स्टेट में, मतलब स्टडी करंट विच डज नॉट वेरी विद टाइम। तो पहला वाला जो ग्राफ है वो किसको शो कर रहा है, स्टडी करंट को शो कर रहा है, जो कि टाइम के साथ में वेरी नहीं करती है। दूसरा वाला ग्राफ आप देख पा रहे होंगे, दूसरा और तीसरा दोनों के दोनों टाइम के साथ में वेरी कर रहे हैं। तो बी और सी दोनों के दोनों जो ग्राफ है, ये आप भले ही एक टाइम इंटरवल पे करंट जो है वो आपको कांस्टेंट मिल रही है, बट फिर भी वेरी तो कर रहा है ना। तो टाइम के साथ में बी वाला भी चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, और सी वाला भी ग्राफ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे वेरिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज विद टाइम। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है करंट का वो टाइम के साथ में वेरी कर रहा है। इसी के साथ में जो लास्ट वाला है, इसको आप बहुत जगह आपने देखा होगा साइनसोइडल ग्राफ भी बोलते हैं, या फिर हम इसको अल्टरनेटिंग करंट भी बोलते हैं। ये जो ग्राफ है वो अल्टरनेटिंग करंट को शो कर रहा है। तो दिस इज अल्टरनेटिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियडिकली। तो डायरेक्शन इसकी पीरियडिकली चेंज हो रही है, मतलब एक बार पॉजिटिव हो रही है, दूसरी बार नेगेटिव हो रही है, फिर पॉजिटिव हो रही है, फिर नेगेटिव हो रही है। तो ये पीरियडिकली चेंज हो रही है इसकी डायरेक्शन, बट इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है कंटिन्यूअसली, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो पीरियडिकली चेंज कर रही है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो करंट जो है स्टडी हो सकती है, और दूसरी क्या हो सकती है, वेरी कर सकती है टाइम के साथ में, और तीसरी क्या हो सकती है, अल्टरनेटिंग करंट हो सकती है, जिसमें मैग्नीट्यूड तो वेरी करेगा करंट का, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है वो पीरियडिकली चेंज होगी, ठीक है, पीरियडिकली उसमें वेरी करेगी। इसी के साथ में जो कन्वेंशनल करंट होती है, जिसकी बात मैंने आपको स्टार्टिंग में कही थी, मैंने कहा कि कन्वेंशनल करंट को हम समझेंगे। तो कन्वेंशनल करंट जो होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संवहन धारा, क्या बोलते हैं, संवहन धारा, ठीक है। संवहन धारा इसको बोलते हैं, करंट को हिंदी में धारा ही बोला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट है तो विद्युत धारा हो जाएगा। अब यहाँ पे कन्वेंशनल करंट को अगर आप समझ पा रहे हैं या समझना है आपको, तो आप ये मान के चलिए कि जैसा मैंने आपको बताया था कि पहले ये माना जाता था कि पॉजिटिव चार्ज की ही डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है। तो हमने यही देखा कि कन्वेंशनल करंट जो होती है इज अ करंट हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट की भी डायरेक्शन होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई किया जाए। सपोज अगर हम किन्हीं दो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो चार्ज जो होता है वो बढ़ जाता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव में। तो उस केस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कन्वेंशनल करंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन द डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है। तो कहने को आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट भी होगी, ऐसा आप मान के चलिए, ठीक है। तो कन्वेंशनल करंट समझ में आ गया। कन्वेंशनल करंट यानी कि संवहन धारा ऑलवेज किस डायरेक्शन में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। और पॉजिटिव चार्ज कहां से चलेंगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की ओर जाएंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव की ओर होता है। तो जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कन्वेंशनल करंट जो होती है वो किसकी डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। फिर अगला टॉपिक यहाँ पे आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी आपने पढ़ी होगी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, कई सारी वेलोसिटीज आपने पढ़ी है। यहां पर एक आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब होता है फिसलना, ठीक है। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, फिसलन।
तो यहां पर फिसल कौन रहा है, ड्रिफ्ट कौन कर रहा है, तो फिसल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, जब भी हम करंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है बेसिकली। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब हो गया अनुगमन, इसको बोलते हैं हिंदी में अगर बोलोगे तो आप अनुगमन वेग बोलोगे, ठीक है। क्या बोलोगे, अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग क्या होता है कि जब हम किसी भी एक करंट कैरिंग वायर या फिर किसी भी वायर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब उस पर अप्लाई किया जाता है तो उसकी डायरेक्शन में एक छोटा सा क्या होता है, ड्रिफ्ट देखने को मिलता है आपको। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ड्रिफ्ट करते हैं, जिस वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट करते हैं उसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन एज द वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड। समझ रहे, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो कि एकदम फ्री हैं, जो कि किसी से बंधे हुए नहीं है, और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट फ्लो होती है, आपको पता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो किस डायरेक्शन में जाते हैं, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होते हैं उसी वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन ये किस तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये जा रहे हैं आपके किस तरफ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। जैसा मैंने बताया था कि पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, और ये जो है वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ड्रिफ्ट मतलब फिसल रहे हैं। तो वही उसकी जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, उसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जितना ये पाथ कवर करते हैं उसे फ्री पाथ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, फ्री पाथ, ठीक है। और कई सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मिलकर के क्या कर रहे हैं, फ्री पाथ कवर करते हैं। तो उनका जो मीन होता है उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, ठीक है। तो लैम्डा क्या होता है, मीन फ्री पाथ, ठीक है। मीन फ्री पाथ होता है लैम्डा। इस लैम्डा को कवर करने में या मीन फ्री पाथ को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मीन फ्री पाथ को कवर करने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, ठीक है। टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। तो टाउ क्या है, यहां पे रिलैक्सेशन टाइम है। तो इस टाउ को हम रिलैक्सेशन टाइम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फ्री पाथ है ना, फ्री पाथ मतलब रिलैक्स होकर उसने कवर करा होगा। रिलैक्सेशन टाइम इसीलिए क्योंकि रिलैक्स होकर जो उसने पाथ कवर करा है उसमें जितना टाइम लगा है वो उसका रिलैक्सेशन टाइम है। क्लियर है। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, शांति काल, और इसको क्या बोलेंगे, मुक्त पथ, ठीक है। तो ये मुक्त पथ हो गया। तो मुक्त पथ, माध्यम मुक्त पथ इसको बोल सकते हैं, और इसको शांतिकाल हिंदी में बोलते हैं। अब यहां पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए आपको याद होगा, आप जब न्यूटन की आपने मोशन से रिलेटेड इक्वेशन पढ़ी होगी तो 3 इक्वेशन होती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये 3 इक्वेशन आपने पढ़ी हैं, किससे रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड। आपने 3 इक्वेशन इनको 11th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। अब यहाँ पे समझिए कि इसमें से ये जो पहली इक्वेशन है इसमें क्या क्या आ रहा है, लास्ट जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी आ रही है, एक्सेलरेशन आ रहा है, और साथ में क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। तो अगर हम इसको समझें तो वी क्या है, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी, 0 थी। मैंने कहा कि एक वायर लेना है, वायर को हम तब तक जब तक उसको कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक उसका जो
इनिशियल वेलोसिटी होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की, वो क्या रहती है, जीरो रहती है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जिगजैग मोशन करते रहते हैं इधर उधर, जहां तहां फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इधर उधर मोशन करते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो जो वेलोसिटी होगी उनकी वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी। जैसे ही उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, आरोपित करेंगे एक विद्युत क्षेत्र, उस स्थिति में क्या होगा, वो किस तरफ मोशन करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मोशन करने लगेंगे और फिसलने लगेंगे, मतलब ड्रिफ्ट करने लगेंगे। उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वो फाइनल वेलोसिटी है, ध्यान रखिएगा, ये फाइनल वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या ले ली यहाँ पे, जीरो। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो बचा क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू जीरो हो गया तो ए टी बचा। ए यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन है। टी यहाँ पर क्या है, टी है यहाँ पर वही रिलैक्सेशन टाइम। क्या है यहाँ पर, टी वही रिलैक्सेशन टाइम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है फ्री पाथ कवर कर रहा था, तो फ्री पाथ कवर करने में कितना टाइम लेगा, टाउ। तो यहाँ पर जो टी है इसको हम टाउ इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर वी डी इज इक्वल टू कितना हो गया, ए टाउ हो गया। यहां पर हमें पता है कि एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा, एफ इज इक्वल टू कितना होता है, एफ इज इक्वल टू होता है एम ए, राइट। एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, और दूसरा आपने एक और पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, पढ़ा है ना ये वाला फॉर्मूला। एफ इज इक्वल टू क्यू ई आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में, और एफ इज इक्वल टू एम ए आपने 11th क्लास में, 9th क्लास में ये फॉर्मूला आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो आपको मिल जाएगा एम ए इज इक्वल टू क्यू ई, मिल जाएगा। तो यहां से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू ई अपॉन एम, राइट। और मैंने बताया कि यहाँ पर जो करंट का फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। वो चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या मैं Q की जगह इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड, चार्ज के मैग्नीट्यूड रख सकता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है, E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन M, ठीक है। तो ये A की वैल्यू आ गई। तो यही जो लिखा हुआ है E अपॉन एम, ये किसकी जगह लिखा हुआ है, ए की जगह लिखा हुआ है। यहां पर माइनस साइन क्यों आया है, इसको ध्यान रखिएगा। माइनस साइन इसीलिए आया है सिर्फ क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, दिस मीन्स कि यहां पर हम माइनस साइन को यूज कर लेंगे, गॉट इट। अब यहां पर माइनस साइन लगा दिया, यहां पर आई जो है वो क्या हो गई, करंट हो गई। अब आई की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, ई इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन टी होता है। तो आई इज इक्वल टू, सॉरी, आई इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन टी होता है। अब यहां पर टी जो लेंगे वो क्या लेंगे, टी यहां पर जो यूज करना है वो मैंने बताया आपको, रिलैक्सेशन टाइम यूज करना है, ठीक है। तो यहां पर टी की जगह मैं यहां पर ले सकता हूं टाउ, क्या ले सकता हूं, टाउ ले सकता हूं। तो ये जो वैल्यू आ रही थी यहां पर, अगर मैं इसकी जगह क्यू इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज है, ठीक है, टोटल चार्ज यहां पर हमें लेना है। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ क्यू इज इक्वल टू एन ई आपने पढ़ा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आता है। अब संख्या अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, तो हम इसमें टोटल वॉल्यूम लेंगे इसका कितना है, और उस पर यूनिट वॉल्यूम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने हैं उसकी पूरे के पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनली जो हमें मिलेगा यहां पर वो कितना मिल जाएगा, एन ई ए वी डी। तो आई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला मिलेगा, आई इज इक्वल टू मिल जाएगा एन ई ए और वी डी। ये जो टाइम था, टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है मास अपॉन डेंसिटी, या हम यहां पे ले सकते हैं डेंसिटी इंटू मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला मास की जगह अप्लाई करेंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अप्लाई करेंगे, और डेंसिटी यहां पर एन से रिप्रेजेंट की गई है तो वो यहां पर आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। और उसके साथ ही जो एरिया आएगा, एरिया किस तरीके से हमने तोड़ा है, यहां पर वॉल्यूम को दो पार्ट में तोड़ेंगे, एरिया एंड उसकी लेंथ, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है, वी इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ, इस तरीके से ले सकते हैं। तो लेंथ यहां पर जो आ रही है वो यहां पर L से रिप्रेजेंट कर लिए, और इस लेंथ में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहां पर हम अप्लाई करके, और फाइनली जो हमें फॉर्मूला मिलेगा वो ये मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो वी डी जो है वो यहां पर क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और करंट यहां पर आई है। तो करंट किस पर डिपेंड कर रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। मतलब ये कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी करंट उतनी ही ज्यादा होगी।
तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर लिख भी दिया मैंने, आप इसको नोट कर सकते हैं। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर जो जो फॉर्मूले में है, जैसे वी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ए एक्सीलरेशन है, टी यहाँ पर मैंने बताया था रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी, मीन फ्री पाथ को कवर करने में जितना टाइम इलेक्ट्रॉन लेता है वो उसका क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है। ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्मॉल ई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। एम यहाँ पर मास है इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पर एन जो है वो नंबर डेंसिटी है, जैसा मैंने बताया था कि डेंसिटी यहाँ पर जो लेंगे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन की। एंड एल यहाँ पर जो है वो क्या है, यहाँ पर कह सकते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर, और उसके बाद ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। इस पूरे पेज में मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपका डाउट होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं, जो भी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वही करंट की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन में ड्रिफ्ट होगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से होगा, ठीक है। या जिस वेलोसिटी से होगा ड्रिफ्ट वही उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। या जितना पाथ कवर करेंगे उसको फ्री पाथ बोलेंगे, और सारे इलेक्ट्रॉनों का अगर मीन निकालें उनके फ्री पाथ का तो उसको मीन फ्री पाथ बोलेंगे। उस मीन फ्री पाथ को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन होती है। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है कन्वेंशनल करंट की, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, आई होप। एंड नेक्स्ट पेज में आते हैं और हमें समझना है कि अब करंट डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। क्या समझना है, करंट डेंसिटी। जैसे मैंने बताया था कि डेंसिटी जैसे वाटर डेंसिटी है या लिक्विड डेंसिटी आप पढ़ते हैं, गैस डेंसिटी पढ़ते हैं, तो ऐसे ही करंट डेंसिटी भी है। डेंसिटी का मतलब ही ये हो गया पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट एरिया। यहाँ पर क्या होगा, पर यूनिट ये एरिया होगा। तो करंट है, इसका मतलब यहाँ पर करंट की तो बात हो ही रही है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। डेंसिटी बात हो रही है, यानी कि या तो पर यूनिट वॉल्यूम हुआ या फिर पर यूनिट एरिया हुआ। तो यहाँ पर यूनिट एरिया लेते हैं, ठीक है, पर यूनिट एरिया, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जो करंट डेंसिटी होती है विद इन द कंडक्टर इज करंट थ्रू ए यूनिट एरिया, ठीक है। ये लाइन याद रखिएगा कि यूनिट एरिया हमें लेना है द कंडक्टर अराउंड दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पर हमें करंट की डेंसिटी फाइंड करनी है उस पॉइंट का हमें यूनिट एरिया लेना है, और उसके अलोंग जितनी करंट फ्लो हो रही है वही उसकी क्या होगी, करंट डेंसिटी होगी। तो प्रोवाइडेड द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एट दैट पॉइंट। तो ये समझिएगा कि जैसे ये एक कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, तो करंट जब फ्लो हो रही है तो यहां पर हम इसका जो एरिया लेंगे वो ये वाला एरिया लेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। इस एरिया के अलोंग जितनी करंट फ्लो हो रही है वो उसकी करंट डेंसिटी होगी पर यूनिट एरिया, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया जितनी करंट फ्लो हो रही है वो उसकी क्या होगी, करंट डेंसिटी होगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं। यहां पर मैंने बताया आपको कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला था I इज इक्वल टू, पीछे जो आपने पढ़ा था वो था NEAVD, ठीक है, ये फॉर्मूला था। यहां पर A जो था वो एरिया था। A को अगर मैं यहां पर ले आऊं तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो I अपॉन A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा NEVD, ठीक है। अब यहां पर ये फॉर्मूला जो मिल रहा है NEVD, ये किसके इक्वल आ रहा है, I अपॉन A के। तो I अपॉन A किसके इक्वल था, J, यानी कि करंट डेंसिटी के इक्वल था। करंट डेंसिटी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने J वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर। A यहाँ पर एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, पर यूनिट एरिया लेते हैं हम यहाँ पर, तो ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो I इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, J वेक्टर इंटू A वेक्टर, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, ठीक है, आपको पता होगा। तो स्केलर प्रोडक्ट से यहाँ पर क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो ये जो I है वो एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी में हम देख सकते हैं। वैसे तो ये ना तो स्केलर ना वेक्टर है, ये टेंसर क्वांटिटी है, फिर भी हम इसको, क्योंकि ये स्केलर की तरह बिहेव करती है तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, I इज इक्वल टू J वेक्टर डॉट A वेक्टर, ठीक है। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई है। करंट डेंसिटी J से रिप्रेजेंट करेंगे, I अपॉन A होता है। यहाँ पर अगर I की वैल्यू निकालेंगे तो I इज इक्वल हो जाएगा J वेक्टर डॉट A वेक्टर।
अब यहाँ पर बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट लॉ जिसका नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में आप पहली बात तो ये समझिएगा कि कुछ फिजिकल कंडीशंस होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है ओम्स लॉ के लिए। अगर फिजिकल कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, फिजिकल जितनी भी कंडीशंस है वो सब सेम है, तो उस केस में जो करंट होती है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम ये कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से फ्लो होने वाली जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के across the two end of the conductor when physical conditions such as temperature, mechanical strain या इसी तरीके की और सारी चीजें remains the same। जबकि जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो सेम रहें, उसमें कोई चेंज ना हो, टेम्परेचर है, मैकेनिकल स्ट्रेन है, स्ट्रेस है या फिर प्रेशर है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो चेंज ना हो, उस केस में जो करंट होती है वो वोल्टेज के डायरेक्टली या पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये ओम्स लॉ है। तो आप ये कंडीशन जरूर बताइएगा कि क्या जो फिजिकल कंडीशंस हैं जैसे कि टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन, ये सारी की सारी चीजें जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी ओम्स लॉ कंप्लीट होगा। बाकी सबको पता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है, ठीक है, तभी यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है और क्या आता है, R आता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं I इज प्रोपोर्शनल टू V और V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR। ये फॉर्मूला हमें पता है और यहां से हम जब इसके बीच का ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I V के, V I के, तो यहां पर जो लाइन मिलती है वो स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। तो जब भी कांस्टेंट होगा, दोनों चीजें जो हम एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पर ले रहे हैं, तो इस तरीके की आपको लाइन मिल जाती है। तो ये ओम्स लॉ है और ये इसको जो भी फॉलो करते हैं उनको हम ओमिक सर्किट कहते हैं, ठीक है। जो भी ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जो भी ओम्स लॉ को मानते हैं, ऐसे सर्किट जो ओम्स लॉ को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ओमिक सर्किट कहते हैं। उनका जो ग्राफ आता है सभी का वो ऐसा ही आता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन एकदम। इसी के साथ में हमें अब बात करनी है रेजिस्टेंस की, क्योंकि अभी जो हमने देखा था ओम्स लॉ, उसमें ये जो R आ रहा था, ये R क्या है, कुछ और नहीं है, रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। और रेजिस्टेंस है तो हमें रेजिस्टेंस को समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना समझे तो हम किसी भी चीज को अप्लाई नहीं कर सकते ना, किसी भी चीज में आगे बढ़ नहीं सकते। तो हमें समझना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है। तो रेजिस्टेंस का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, प्रतिबाधा, मतलब बाधा उत्पन्न करना या रोकना। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, करंट को रोकना होता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, ठीक है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का, वो क्या करता है, करंट को अपोज करता है। कंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि करंट किसकी वजह से फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो हो रही है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये रोकने का काम करता है। जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, यानी कि उसकी गति कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो उसकी वजह से किस पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी वजह से प्रभाव तो करंट पर ही पड़ने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। जो इसमें करंट फ्लो हो रही है, उस करंट को अपोज करने का काम कौन करता है, रजिस्टर काम करता है। बेसिकली ये काम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कम कर देता है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू यहां से जो मिलता है, V इज इक्वल टू IR से R इज इक्वल टू V अपॉन I मिल जाता है। तो रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ कंडक्टर, तो अगर हमें इसको समझना है तो हमने एक फॉर्मूला अभी पीछे पढ़ा था, क्या, I इज इक्वल टू NEAVD। तो ये फॉर्मूला पढ़ा था जहां पर NEA को आप जानते हैं, ये था करंट डेंसिटी, यहां पर ये था इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये है एरिया क्रॉस सेक्शनल, और ये है VD यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसको हमने मॉड के अंदर लिखा है, यानी कि हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NEA, और यहां पर हमने VD को क्या लिखा है, VD को हमने लिख दिया EE अपॉन M इंटू T। मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया था, V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो यहां से जो U है उसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो V इज इक्वल टू VD इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, तो VD इज इक्वल टू मिल जाएगा A टाउ। टाउ यहाँ पर क्या बताया था मैंने, आपको पता होगा, रिलैक्सेशन टाइम मैंने आपको बताया था। तो रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो I इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, NE स्क्वायर, क्योंकि 2 बार E आ गया, तो NE स्क्वायर A टाउ या T, ठीक है।
अपॉन एम और वी अपॉन आई, वी अपॉन एल आएगा यहाँ पे, ठीक है। ई की जगह हमने क्या लिख दिया, वी अपॉन एल। एल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो वायर हमने लिया है उसकी लेंथ है, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ई इज इक्वल टू कितना होता है, वी अपॉन आर होता है, ठीक है। तो ये आर की जगह हमने क्या लिख दिया, एल लिख दिया, लेंथ ऑफ द वायर। तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया, एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम वी अपॉन एल, ठीक। अब फॉर्मूला जो होता है वी अपॉन आई होता है, तो इस आई को हम इसके अपॉन में ले जाते हैं, बाकी सब टर्म इधर ले जाते हैं। तो एम एल ऊपर आ गया, बाकी का ये पूरा का पूरा ये नीचे आ गया। तो v अपॉन आई इज इक्वल टू, वी अपॉन आई इज इक्वल टू कितना मिलेगा, मिल गया एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां पर v अपॉन आई किसके इक्वल होता है, r के इक्वल होता है। तो आपको r के लिए फॉर्मूला मिल गया एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। तो ये फॉर्मूला पूरा होता है r के लिए, ध्यान रखिएगा r के लिए पूरा फॉर्मूला होता है। और हमें पता है कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l अपॉन a, ठीक है। l के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और a के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा टर्म है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये पूरा जो है इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या वो कहते हैं इसको, रो को रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये रो की वैल्यू है और ये डिपेंड किस पर करती है, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ ऑफ द वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। एंड ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल, किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी ये जो है किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल एंड नॉट द ज्योमेट्रिकल डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। केवल और केवल नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है, बाकी और किसी पर डिपेंड नहीं करता। जैसे एक हमारे पास 2 सेंटीमीटर लंबा कॉपर का वायर है और एक हमारे पास 2 सेंटीमीटर लंबा आयरन का वायर है। दोनों में से किस में करंट बहुत अच्छी फ्लो होगी, तो कॉपर वायर में बहुत अच्छी फ्लो होगी। क्यों, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, मतलब उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, जिस वजह से उसमें करंट बहुत अच्छी फ्लो होगी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, कॉपर की ज़्यादा होती है, आयरन की कम होती है। तो ये थोड़ा सा रीज़न है, नेचर उसका क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, केवल और केवल, ठीक है। बाकी रेजिस्टेंस आपने देख ही लिया, लेंथ पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वायर की, और एरिया पर डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी। फॉर्मूला याद रखिएगा, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए या फिर रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, समझते हैं कि रिलेशन क्या होता है वी डी, रो, आई, ई, जे एंड वी के बीच में। तो इसको ध्यान से समझिएगा। रो यहाँ पर क्या है, रो है यहाँ पर रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी के रेशियो के इक्वल होती है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन भी पूछी जाए कभी कभी, तो यू कैन से द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी, ठीक है, इज नोन एज रेजिस्टिविटी। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, देखो J इज इक्वल टू क्या था, एन ई वी डी। तो हम J की जगह लिख सकते हैं एन ई वी डी, तो E अपॉन एन ई वी डी ये आपको मिल जाएगा। तो वी डी यहां पर क्या हो गया, ये हो गया E अपॉन एन ई रो, ओके, ये एक फॉर्मूला मिल गया। तो यहां पर ये आप नोट कर सकते हैं। एंड वी डी इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला आपको मिल जाएगा यहां से, E की जगह हमने V अपॉन एन लिख दिया, तो V अपॉन एन ई रो एल, एक और फॉर्मूला आपको यहां से मिल गया। मतलब एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला आपको क्या करना है, बनाना है। तो वो आप तभी बना पाएंगे जब आपको बेसिक फॉर्मूलेस पता होंगे। उसके बाद कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी की भी बात कर लेते हैं। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे हमने रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पढ़ा था, लेकिन दोनों में संबंध होता है। तो कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम और इसकी यूनिट होती है मो, MHO, मो, ठीक है, इसको बोलेंगे मो। तो ये रेजिस्टेंस जो होता है उसका रेसिप्रोकल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड कंडक्टिविटी जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी के, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मो पर मीटर, ठीक है। ऐसे ही यहां पर अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम, ओके, और रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम पर मीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम पर मीटर,
और रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है क्या, ओम, ठीक, सॉरी ओम मीटर होती है, ये होती है ओम मीटर। तो यहां पर ओम मीटर कर लेंगे, दिस इज ओम मीटर, ओके। नेक्स्ट ये हो गई मो पर मीटर। अब टेम्परेचर डिपेंड किस तरीके से करता है, टेम्परेचर पर किस तरीके से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ये हमें समझना है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होगा ज़्यादा होगा ये हमें समझना है यहाँ पे। तो उसके लिए आपको सिंपली याद रखना है ये वाला फॉर्मूला। सबसे पहले इस फॉर्मूले को समझिए, R इज इक्वल टू हमने पढ़ा था ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, ठीक है, ये फॉर्मूला था। जहाँ पर ये जो वैल्यू थी वो किसकी थी, रो की वैल्यू थी, यानी कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू थी। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ कॉलिजन, क्योंकि यहां से आपको पता चल रहा है कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है लेंथ एंड एरिया पर। तो यहां पर जब भी आप इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को तो कॉलिजन भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बहुत, फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ज्यादा कॉलिजन होता है, और ड्यू टू मोर कॉलिजन इंटरनल एनर्जी जो होती है वो भी क्या होगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी जब इंक्रीज होगी रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। रिलैक्सेशन टाइम जैसे ही डिक्रीज हुआ वैसे ही उसका इंटरनल जो जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आप इसको एक बार और समझिए कि क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कॉलिजन जो होता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब कॉलिजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से यहाँ पर इंटरनल एनर्जी और रिलैक्सेशन टाइम दोनों ही कम हो जाएंगे। इंटरनल एनर्जी भी धीरे धीरे क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, और उसका रिलैक्सेशन टाइम भी धीरे धीरे क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो रिलैक्सेशन टाइम जैसे ही कम होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आपसे सीधे से कोई अगर क्वेश्चन करता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ता है, तो कंडक्टर के लिए आप ये बोलेंगे कि रेजिस्टेंस जो होता है बढ़ जाता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो आप ये नोट कर सकते हैं कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया, कॉलिजन बढ़ जाता है जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी और रिलैक्सेशन टाइम दोनों कम हो जाते हैं और रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो होता है रेजिस्टेंस का वो क्या होता है, तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट आपने 11th क्लास में ही पढ़ा है, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू होता है RT माइनस R0 या R0 अपॉन R0 इंटू टी, जहाँ पर R0 जो है वो टेम्परेचर एट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस है और RT जो है वो रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी ये अल्फा के इक्वल होता है। और ये भी कह सकते हैं R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। तो जब भी R2 R1 से ज्यादा होगा, ठीक है, R2 R1 से बेसिकली ज्यादा होगा तो पॉजिटिव होगा। जब R2 इज ग्रेटर देन R1 तो ये अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, आपको देख रहा होगा फॉर्मूले में ही। और जब R2 लेस देन हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उस केस में, तो जब यहाँ पे R2 ज़्यादा होगा R1 से तो पॉजिटिव मिलेगा अपने को, और जब R1 ज़्यादा हो जाएगा R2 से तो उस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा। ये नोट कर सकते हैं आप, इसको नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट का है ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, एग्जाम्स में बहुत बार आता है। और जब भी आपको टेम्परेचर गिवन होंगे तो आपको अल्फा की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक और फॉर्मूला मिल रहा है, जब भी आपको रेजिस्टेंस निकालना हो तो आप लिख सकते हैं RT इज इक्वल टू, RT क्या है, मैंने बताया था रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस। RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R0 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है, अल्फा डेल टी, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। डेल टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। तो RT इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया R0 1 प्लस अल्फा डेल टी। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। तो यहां से अब हम आते हैं कलर कोडिंग। अगर रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है जिसको हम कार्बन रेजिस्टेंस बेसिकली वो होते हैं जिनमें कार्बन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे रेजिस्टेंस जिनको बनाने के लिए कार्बन का प्रयोग किया जाता है तो उनको हम कार्बन रेजिस्टेंस बोलते हैं। कार्बन रेजिस्टेंस की पहचान करने के लिए क्या है कि एक सिंपल सी चीज़ है, आप क्या करिए, कलर को, जो कलर उसमें लगे हुए हैं, जिस कलर की पट्टी लगी हुई है उनको देखिए और उनकी पहचान करके उसकी कलर कोडिंग करके
आप उसका रेजिस्टेंस बता सकते हैं। किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पर जितनी पट्टियाँ होती हैं उन पट्टियों को आपको देखना है ध्यान से। 5 पट्टियाँ होंगी या 4 पट्टियाँ होंगी, तो उन पट्टियों को आपको समझना है, ठीक है। तो पहली पट्टी जो होती है ये वाली, ये फर्स्ट जो पट्टी आपको दिख रही है, ये पहली पट्टी क्या होती है, द फर्स्ट 2 रिंग फ्रॉम द गिवन फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम। तो जो पहली 2 पट्टियां हैं वो किसको बताती हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर को बताती हैं कि इस रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी। जैसे मान लीजिए, इसको हम कलर कोडिंग को अभी समझेंगे, पहली पट्टी और दूसरी पट्टी मिलकर के एक नंबर बनाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी पट्टी होती है वो डेसिमल मल्टीप्लायर को इंडिकेट करती है। जो भी तीसरी पट्टी होगी ये वाली, उसका जो भी कोड होगा उसको हम क्या करेंगे 10 की पावर में लिखेंगे। तो मल्टीप्लायर होते हैं डेसिमल का, डेसिमल मल्टीप्लायर। एंड जो लास्ट रिंग होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करती है, जिसको हम बोलते हैं सहनशीलता, ठीक है। तो टॉलरेंस क्या हो गया, सहनशीलता हो गया, ठीक है। तो टॉलरेंस सहनशीलता को ये रिप्रेजेंट करती है, यानी कि इतना परसेंट। तो इतना परसेंट जब भी लिखा होगा प्लस माइनस में, तो ये प्लस माइनस इसका मतलब इससे इतना कम भी हो सकता है, इतना ज़्यादा भी हो सकता है, तो हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखी हुई है। तो ये इस तरीके से हम बताते हैं। तो एक एग्जांपल ले लीजिएगा, जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ए बी गुणा 10⁻C प्लस माइनस D%। तो ये ABC यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ये है A यहाँ पर ले लिए, ये B C और D। तो इस तरीके से हम लेंगे AB गुणा 10⁻C और प्लस माइनस D%, ठीक है। इस तरीके से हम ले लेते हैं। अब ये जो कलर कोडिंग है, इसको याद करने का तरीका क्या है, जैसे यहाँ पर तरीका हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पर कलर देखिए। पहला ब्लैक है, ब्लैक का नंबर जो है वो 0 है, ब्लैक से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपने लिख लिया, ठीक है। फिर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉलेट, ग्रे एंड व्हाइट। अब यहाँ पर ये जो कलर कोडिंग है वो कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, ठीक है। ये एक तरीका है याद करने का। तो बीबी रॉय मतलब क्या हो गया, बी फॉर ब्लैक, पहला ब्लैक है ये याद रखना। तो ब्लैक, ब्राउन, बी एंड बी से क्या बन गया, ब्लैक एंड ब्राउन। सेकंड वाला ब्राउन है और फर्स्ट वाला ब्लैक है, ठीक है। रॉय, आर से रेड बन गया, ओ फॉर ऑरेंज और वाई फॉर येलो, ओके। उसके बाद ग्रेट में जी आप याद रखेंगे, जी से ग्रेट बना है ग्रीन, तो जी फॉर ग्रीन। ब्रिटेन, बी फॉर ब्लू, ओके, ब्रिटेन बी फॉर ब्लू। उसके बाद हैज वेरी गुड वाइफ, तो हैज से कुछ नहीं है, वी से है, वेरी गुड वाइफ मतलब वी फॉर वॉलेट। उसके बाद गुड से क्या हो गया ग्रे, जी से ग्रे, और उसके बाद वाइफ, डब्लू से क्या हो गया व्हाइट। तो ये याद करने का तरीका है, 1 से 9 तक का आप पूरा याद कर सकते हैं। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ठीक है। इस क्रम में अगर आप लिखेंगे, पहला ब्लैक होगा, दूसरा ब्राउन होगा, बी ब्लैक एंड ब्राउन। उसके बाद रेड, ऑरेंज, येलो, जी फॉर ग्रीन मैंने आपको बताया था, बी फॉर ब्लू आपको बताया था, उसके बाद वी फॉर वॉलेट बताया था, देन जी फॉर मैंने क्या बताया था, ग्रे बताया था, उसके बाद व्हाइट, ठीक है। ये याद रखेंगे। तो अगर इस तरीके से आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कलर पूरा याद करके ही कर सकते हैं। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीक्वेंस में ही चलेगा। उसके बाद यहाँ पर जो सहनशीलता है, टॉलरेंस है, टॉलरेंस कैसे बताएंगे, या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा या फिर कोई भी कलर नहीं होगा। तो अगर इन जैसे गोल्ड है तो 5% उसकी टॉलरेंस होगी, सिल्वर है तो 10% उसकी टॉलरेंस होगी, और अगर कोई कलर नहीं है तो 20% उसकी टॉलरेंस होगी। तो ये प्लस माइनस में लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर ये जो है वो कलर, ये पहली वाली जो पट्टी है, इस पहली वाली पट्टी में पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रीन है, जैसे ये ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। ग्रीन है, रेड है एंड ब्लू है, और यहाँ पर सिल्वर है। तो ग्रीन का जो यहाँ पर नंबर देखेंगे वो कितना है, 5 है। ग्रीन का नंबर कितना है, 5 है। रेड का कितना है, रेड का 2 है, तो यहाँ पर 2 आ गया। तो पहली जो 2 पट्टियां हैं उनने मिलकर के क्या बना दिया, 52 बना दिया मिलकर के, ठीक है। उसके बाद इनटू यहाँ पर ब्लू आ रहा है, ब्लू का जो नंबर है वो कितना है, यहाँ पर देख लो, ब्लू किस नंबर पे है, तो 6 नंबर पे, तो इंटू 10⁻6 आ गया, ओके, 10⁻6 आ गया। प्लस माइनस ये टॉलरेंस को शो कर रहा है, तो टॉलरेंस कितना है, 10%,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिल्वर है, सिल्वर का टॉलरेंस कितना है 10% है, तो यहाँ पर प्लस माइनस 10% और ओम, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही ये वाला जो कलर है इसका भी आप देख पा रहे हो, पहली पट्टी क्या है ब्लैक, यहाँ पर ब्राउन की है, उसके बाद वॉलेट की है, फिर उसके बाद ब्लैक की है, फिर गोल्ड है, तो 17 हो गया। ब्राउन और वॉलेट मिलकर के क्या बन गया 17 बन गया। ब्लैक क्योंकि 0 होता है तो 10⁻0 हो गया। गोल्ड का कितना होता है 5% होता है, तो 5% प्लस माइनस में आ गया। तो ये कलर कोडिंग है। कलर कोडिंग एक तो ये तरीका है, दूसरा एक और तरीका है जिससे हम कलर कोडिंग कर सकते हैं। बाकी ये जो चार्ट है वो सेम रहेगा, ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा, या तो ये आप जो हिंट है वो देख लीजिएगा, मतलब किस तरीके से हिंट, क्या एक ट्रिक है छोटी सी जो बनी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। एक और तरीका है ये वाला, इस तरीके की अगर कलर आपको देखने को मिलता है कार्बन रेजिस्टेंस में, तो आप क्या करेंगे, तो पहला जो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस है, इस पूरे रेजिस्टेंस को समझिए। पूरा रेजिस्टेंस किस कलर का है, येलो कलर का है। तो जिस कलर का पूरा रेजिस्टेंस होगा, जिस कलर की पूरी बॉडी होगी रेजिस्टेंस की, वो पहले नंबर को बताएगा। जैसे येलो है, येलो इसका पहला नंबर हो जाएगा, पहला डिजिट हो जाएगा। तो येलो कितने नंबर पे आ रहा है, तो 4 नंबर पे आ रहा है, तो येलो 4 नंबर पे आ रहा है, तो पहला कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है येलो। फिर पहली पट्टी यहां पर देख लो, जो इसके एंड है, एंड दोनों सेम होंगे। एंड किस कलर के, रेड कलर के, दोनों एंड रेड कलर के हैं। दोनों एंड अगर रेड कलर के हैं तो उस केस में क्या होगा, दोनों एंड रेड कलर के हैं तो दूसरा नंबर देखेंगे, रेड नंबर। रेड किस नंबर पे है, तो रेड देखे किस नंबर पे है, तो आपका आ जाता है सेकंड नंबर पे। तो यहां पर क्या आ गया सेकंड, मतलब यहां पर एक बार हमने क्या ले लिया था, एक बार हमने यहां पर किसके लिए ले लिया था 4, किसके लिए आ गया था, येलो के लिए आ गया था। और रेड किसके लिए आ गया, 2 किसके लिए आ गया, रेड के लिए आ गया। उसके बाद जो तीसरा है थर्ड, जो थर्ड कलर है, जो डॉट यहां पर मिल रहा है, डॉट वाला, वो डेसिमल मल्टीप्लायर को देगा। जैसे डॉट जो है वो ब्लू कलर का डॉट है, तो ब्लू कलर का डॉट डेसिमल किसको देगा, डेसिमल मल्टीप्लायर को देगा। तो 10 टू द पावर में ब्लू का जो कोड होगा वो कितना है 6 है, तो 10 टू द पावर में 6 आ गया। उसके बाद प्लस माइनस, यहाँ पर टॉलरेंस कौन बताएगा, जो रिंग होगी, ठीक है। रिंग किस कलर की है, गोल्डन कलर की है, गोल्ड कलर की रिंग है, तो यहाँ पर 5% इसकी टॉलरेंस होगी। तो क्योंकि गोल्ड की जो कोड था वो 5% था, तो इसीलिए उसकी टॉलरेंस कितनी होगी 5% होगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दो तरीके से कलर कोडिंग हो सकती है, या तो इस तरीके का आपको कार्बन रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जहां पर आपको पूरी बॉडी का कलर देखना है तो पहला नंबर मिलेगा आपको, उसके एंड से देखना है दूसरा नंबर मिलेगा आपको। डॉट जो मिलेगा वो 10 की मल्टीप्लायर में जाएगा, और फिर उसके बाद जो उसका सेकेंड रिंग होगी वो उसकी किस में जाएगी, टॉलरेंस में जाएगी, ठीक है। तो ये आप तीनों जो 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंटों को नोट कर लीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा पूरा कि क्या कहना चाह रहा है ये आपसे। उसके बाद आता है आपका कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिए, तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन भी आपको समझ में आना चाहिए। रेजिस्टेंस को हम सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं, और आप उसको चाहें तो उसको पैरेलल भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको सीरीज में कनेक्ट करना है तो सीरीज का मतलब होता है सीक्वेंस, मतलब एक के बाद एक, वो सीरीज हो गई। जैसे इसके आगे मैं एक और ऐसा ही लगा दूं, ठीक है, जिसका ये वाला एंड इसके साथ में कनेक्ट कर दूं, और फिर दूसरा एंड दूसरे वाले के इसके साथ में कनेक्ट कर दूं। तो 2 टर्मिनल होते हैं रेजिस्टेंस में, पहला और दूसरा, ठीक है। इस रेजिस्टेंस का ये पहला टर्मिनल हो गया, ये दूसरा हो गया। इस वाले रेजिस्टेंस का ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल तीसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। तो अगर इस तरीके से रेजिस्टेंस को हम जब जोड़ते हैं तो उस केस में उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं रेजिस्टेंस का। और इस केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो ग्रेटेस्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, बहुत ज़्यादा होगा, करंट कम मिलेगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट कम। तो उसमें हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो यानी कि R इज इक्वल हो जाएगा R1 + R2 + R3, इस तरीके से एंड सो ऑन, जितने रेजिस्टेंस जुड़े होंगे उनको आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि एक रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से, और पहले रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट होगा। तो ये पहला टर्मिनल है, ये दूसरा है, इस वाले रेजिस्टेंस का ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा रेजिस्टेंस है, इसका ये पहला टर्मिनल है और ये दूसरा टर्मिनल है। तो ये आपस में कनेक्ट है, ये क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं
तो वो क्या कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसमें जब हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हम क्या करते हैं 1/R इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरीके से हम उसको कनेक्ट कर देते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से हम उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देते हैं। इसकी एक और खासियत है कि जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो आपको स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, यानी कि स्मॉलर रेजिस्टेंस मिलेगा। सीरीज में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिलता है, पैरेलल में सबसे कम रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है। तो ये तो हो गए कॉम्बिनेशन हमारे। उसके बाद हम देखते हैं सोर्स ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। तो ईएमएफ के सोर्स अगर हमें देखने हैं तो सबसे पहली चीज यहां पर आप याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जिसको हम बोलते हैं, ये बेसिकली सेल का जो अपना खुद का वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोड के बीच का। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, सेल आपने देखा होगा, देखो ये एक सपोज आपके पास बॉक्स है और इसमें आपने कोई भी केमिकल इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, मतलब कोई भी एक केमिकल घोल ले लिया आपने, ठीक है, कोई भी कह सकते हैं सॉल्यूशन आपने ले लिया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, दो मेटल की रॉड्स लेते हैं, ठीक है, एक को हम बोलेंगे कैथोड और एक को क्या बोलेंगे, एनोड। तो एक को हमने ले लिया कैथोड, एक को ले लिया एनोड। तो ये दो मटेरियल होंगे, कोई भी दो मटेरियल आप इसमें यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह, ये सब चीजें आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल अपने आप बनेगा घोल में, और ये जो घोल होगा ये भी धातु का विलयन होगा, ठीक है, ये मेटल सॉल्यूशन होगा ये भी, तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अब इस इलेक्ट्रोलाइट्स में ये जो लगे हुए हैं इनको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। यही इलेक्ट्रोड्स की यहां पर बात हो रही है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है मैक्सिमम, वो क्या होता है, ईएमएफ होता है। उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ईएमएफ। तो व्हेन नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब करंट कोई भी फ्लो नहीं हो रही हो, जब भी सेल से कोई करंट फ्लो ना हो, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा, और वही मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा, उसका ईएमएफ कहलाएगा। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों के बीच में कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या अंतर है। पहला तो अंतर यही है, जैसा मैंने बताया था अभी, कि ईएमएफ जो होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, जबकि कोई करंट उसमें से फ्लो ना हो रही हो, ना निकल रही हो, ना बाहर ना जा रही हो। और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो दो पॉइंट्स के बीच में, सर्किट में कोई भी दो पॉइंट अगर आप लेते हो तो उस सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल। पोटेंशियल का जो डिफरेंस है सर्किट के किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में, वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। जबकि ये जो है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, जबकि कि कोई सेल से करंट पास ना हो रही हो, ठीक है, कोई भी करंट ना ली गई हो। उसके बाद सेकंड जो डिफरेंस है वो है कि ये जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है रेजिस्टेंस के, सर्किट के रेजिस्टेंस से। यानी कि सर्किट में आप कितना भी पावर का रेजिस्टेंस लगा लीजिए, कितना भी बड़ा से बड़ा रेजिस्टेंस लगा लीजिए, लेकिन उसके ईएमएफ पर कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर आपने रेजिस्टेंस ज्यादा लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो उसका कम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर। यहां पर दूसरी अगर हम बात करें तो जो यहां पर टर्म जो होगा ईएमएफ, वो यूज होता है ओनली सोर्स ऑफ ईएमएफ, ठीक है, ये ईएमएफ के सोर्स के लिए यूज होता है। और दूसरा, इट इज मेजर्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्किट। ये दो पॉइंट के बीच में मेजर किया जाता है, यानी कि सर्किट के कोई भी दो पॉइंट ले लो, उनके बीच में ये मेजर किया जाता है। यहां पर मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल जो होगा उसका इंक्रीज होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इट इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज। ये हमेशा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होता है, लेकिन हाँ एक केस में नहीं होगा, जब हम उसको चार्ज कर रहे होंगे, ठीक है, चार्जिंग के केस में ये पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा नहीं हो सकता।
लेकिन जब हम उसी से वोल्टेज ले रहे हैं, पोटेंशियल ले रहे हैं, उस केस में ये हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये नोट कर लीजिएगा कि इट इज़ ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन द सर्किट। ठीक है, ओके। अब दूसरी तरफ, हाउएवर पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन ईएमएफ व्हेन सेल इज बीइंग चार्ज्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस कब मैक्सिमम होगा? जब सेल चार्ज हो रहा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, और जब सेल से ही पोटेंशियल लिया जा रहा होगा, वोल्टेज ली जा रही होगी, उस केस में सेल का जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की। सेल जो होता है, सेल में हम कितनी भी कोशिश कर ले उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को रोकने के लिए उसमें कुछ कह सकते हैं कुछ कॉजेज अपने आप ही जनरेट हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे क्या क्या है, जैसे मैंने अभी आपको एक सेल बना के दिखाया था, मैं वापस से आपको बता देता हूं। ये इलेक्ट्रोलाइट है, यहां पर दो हमने क्या कर दिए, इलेक्ट्रोड्स रख दिए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जितना कम होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, जितना कम होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। तो इनका डिफरेंस, एक तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होनी चाहिए। दूसरा, ये जो डूबा हुआ है, जैसे मान लीजिए इतना पार्ट इसका डूबा हुआ है, इतना पार्ट इसका डूबा हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा पार्ट इसका इलेक्ट्रोलाइट्स में डूबा हुआ होना चाहिए, तभी कम रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इसी के साथ में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इसके नेचर पर भी ये डिपेंड करता है, जो हम इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं उनके नेचर पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस अपने आप जनरेट होता है, हम चाहें कि नहीं चाहें, लेकिन अपने आप जनरेट हो जाता है। तो इसको कम करने के उपाय हैं। देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस वही है जो सेल के अंदर जो करंट फ्लो होनी है उसको अपोज कर रहा है। ठीक है, तो द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द सेल to the flow of electric current through it is called the internal resistance of the cell। तो इसको नोट कर सकते हैं, ये डेफिनेशन होगी इंटरनल रेजिस्टेंस की। अब यहाँ पे कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमें समझना है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, या उस पर किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज करते हैं, ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले हम अगर बात करें, रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस वो तब ज़्यादा होगा जब हम सेपरेशन जो है वो ज़्यादा लेंगे। इलेक्ट्रोड्स के बीच का सेपरेशन अगर ज़्यादा होगा, जैसे मैंने बताया था, इनके बीच की डिस्टेंस अगर हम ज़्यादा लेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही ग्रेटर द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, एक कारण ये भी है। तो अगर हम क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, तो उस केस में जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोड्स की, ठीक है, या इलेक्ट्रोलाइट्स की, वो ज़्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा होगी तो उससे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कम किया जा सकता है। उसी के साथ में आप क्या कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को कम करने के लिए जो कॉमन एरिया है जो कि डूबा हुआ है, किसमें, इलेक्ट्रोलाइट्स में, इलेक्ट्रोलाइट्स में जितना एरिया डूबा हुआ है उसको बढ़ा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा भाग इलेक्ट्रोलाइट्स में डूबा हुआ होगा उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स डिपिंग इन द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज्यादा भाग डूबा हुआ होगा उतना कम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के नेचर पर भी डिपेंड करता है। ओके, तो फॉर्मूला याद रखिएगा, जो ईएमएफ होता है वो एक्सटर्नल वोल्टेज और इंटरनल वोल्टेज को मिला करके बनता है। मतलब V = IR, एक फॉर्मूला ये पूरा का पूरा जो सर्किट है उसके लिए हो गया, और जो I और स्मॉल r है, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। तो स्मॉल r जो है वो किसको शो कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। ठीक है, और जो कैपिटल R है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। I दोनों के लिए सेम है, करंट दोनों से ही सेम फ्लो होगी, तो I यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, R + R बचा। तो I की जो वैल्यू आएगी निकल के, वो कितनी आ गई निकल के, I = E/R + स्मॉल r। तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड सर्किट इक्वेशन। इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, सर्किट इक्वेशन बोलते हैं। बहुत बार आपसे कहा जाएगा कि सर्किट इक्वेशन बताइए, तो आप सीधे सीधे बोल देंगे I = E/R + R। ठीक है, जब भी सेल जुड़ा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन होगा, आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर्मूला एक और आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, दिख रहा होगा,
ये यहाँ पर किसी सेल को डिनोट करने के लिए सिंबल है। सेल को जब भी आपको शो करना होगा तो ये कंप्लीट सेल बन रहा है, जहां पर ई ये है ईएमएफ सेल का, और ये जो आर है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस मिल करके सेल बनाते हैं, ठीक है। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है। तो ई इज इक्वल हो गया वी प्लस बी, वी प्लस आई आर, और आई आर इज इक्वल हो गया ई माइनस वी। तो अगर हम आई आर इज इक्वल टू वी से डिवाइड करते हैं तो हमें एक और फॉर्मूला मिल जाता है, आई आर अपॉन आई आर, आई से आई कैंसिल हो गया, और ई माइनस वी अपॉन बी, या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला मिल गया, आर इज इक्वल टू ई अपॉन वी माइनस वन इंटू आर। इस फॉर्मूले को नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेशन देख लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस का ऑफ ए सेल बाय द वोल्ट मीटर मेथड। वोल्ट मीटर मेथड की मदद से आप इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ये हमें देखना है। जैसे एक सर्किट लिया हमने और हमने सेल के दोनों एंड से क्या कर दिया, वोल्ट मीटर को लगा दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका ईएमएफ कितना होगा, ई होगा, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, आर होगा। अब अभी हमने क्या करा है, सर्किट ऑन रखा है, इसको ओपन रखा है, इसको क्लोज नहीं किया है। क्लोज का मतलब होगा कि हम यहाँ पर क्या कर दें, दोनों को जोड़ दें, मतलब स्विच को ऑन कर दें। अभी ऑफ है, ठीक है। तो ओपन सर्किट है, यहाँ पर क्या लगा है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है। यहाँ पर आप रेजिस्टेंस दे सकते हैं अपने हिसाब से, रेजिस्टेंस बॉक्स दोनों तरफ लगा हुआ है। तो जब हम ओपन सर्किट लेते हैं तो कोई भी करंट इसमें से फ्लो नहीं होती है। तो ईएमएफ यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं कि ईएमएफ कितना होगा, ठीक है। क्या मेजर कर सकते हैं, ईएमएफ। जब भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो ईएमएफ आप मेजर कर सकते हैं। जब हमने क्लोज किया सर्किट को तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से मेजर कर सकते हैं। क्या मेजर कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो ईएमएफ बताएंगे आप, मेजर करेगा ये वोल्ट मीटर, और जब करंट फ्लो हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, ठीक है। इसके बाद सेल का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसको हम समझते हैं। सेल को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जैसे आपने रेजिस्टेंस को देखा था, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ऐसी सेल को जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसकी जो ईएमएफ है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन दे आर ज्वाइंड एंड टू एंड। जब एक एंड को दूसरे एंड से कनेक्ट किया जाता है तो उसको हम किस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। सो दैट द सेम क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी मस्ट फ्लो थ्रू द ईच सेल। तो यहां पर क्या है कि हर एक सेल से एक सेम क्वांटिटी की करंट उसमें फ्लो होनी चाहिए, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है कि ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल ईएमएफ। अगर हम ई निकालेंगे तो हर एक सेल का इंडिविजुअल ईएमएफ जो होगा उसका सम ले लेंगे, ठीक है, इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन में। उसके साथ ही करंट इन ईच सेल इज सेम एंड द आइडेंटिकल विद द करंट इन द एंटायर अरेंजमेंट, ठीक है। पूरे के पूरे अरेंजमेंट में जो करंट फ्लो होगी सेल से वो क्या होगी, सेम होगी, और हर एक सेल के लिए आइडेंटिकल होगी, यानी कि अलग होगी, डिफरेंट होगी। उसी के साथ ही टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम लेते हैं यहाँ पे तो क्या करेंगे, जो सेल लगे हुए हैं, ठीक है, जो बैटरी लगी हुई है, तो इंडिविजुअल सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का जो सम होगा वो टोटल जो कॉम्बिनेशन है सेल का उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। R1 इज इक्वल टू R1, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। टोटल ईएमएफ जो होगी बैटरी के वो कितनी होगी, NE के इक्वल होगी। तो यहाँ पर N क्या है, आइडेंटिकल सेल नंबर ऑफ क्या है यहाँ पर, आइडेंटिकल सेल्स हैं, कितने सेल हमने ऐड करें तो N से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम निकालेंगे बैटरी का तो NR हो जाएगा, वही N की वैल्यू वही है। टोटल रेजिस्टेंस अगर हमें सर्किट का निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को NR में ऐड कर देंगे। तो करंट यहाँ से क्या मिलेगी, I इज इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस R। तो I इज इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस R मिल जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे ये नोट कर लीजिएगा कि अगर R की वैल्यू कैपिटल R जो है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, वो NR से बहुत कम हो तो उस केस में I इज इक्वल टू E अपॉन R आप लिख सकते हैं। और अगर NR की वैल्यू बहुत कम हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से तो उस केस में I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल रेजिस्टेंस आ रहा है,
ठीक है, कैपिटल आर आ रहा है बाहर वाला, और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है। नोट कर लीजिएगा, कंक्लूजन क्या निकल के आया कि व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन द कंपैरिजन टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देन द सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज टू गेट मैक्सिमम करंट। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जो वो नेग्लिजिबल हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की कंपैरिजन में, तो उस केस में जो सेल होता है वो मैक्सिमम करंट देता है। क्या देता है? मैक्सिमम करंट देता है। सो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, उसके बाद सेल को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी आप देख लीजिए यहाँ पे, तो सेल्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन दे आर जॉइंड पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव सच दैट द करंट इज डिवाइडेड बिटवीन द सेल। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं सेल को, और नेगेटिव से नेगेटिव को कनेक्ट करते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज द सेम एज दैट ऑफ द सिंगल सेल, एंड इसमें क्या होगा, ईएमएफ सेम होगा, और यहाँ पर क्या थी, करंट सेम थी। ठीक है, यहाँ पर सम के इक्वल था, और यहाँ पर दोनों जो आइडेंटिकल सेल लेंगे उसका ईएमएफ सेम रहेगा। ओके, एंड करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द सेल। तो करंट जो होगी वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी हर एक सर्किट में, हर एक सेल में। एंड द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर टोटल ईएमएफ अगर आपको निकालना है तो वो ई के ही इक्वल होगा, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो हर एक सेल का जो ईएमएफ है वही इक्विवेलेंट ईएमएफ के इक्वल होगा। और उसके बाद टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो R अपॉन N हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, अगर हमने N सेल लगाए हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस को उन सेल से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो रहा है। ठीक है, एंड टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, N अपॉन R में कैपिटल R को ऐड कर देंगे। तो करंट क्या होगा यहाँ पे, I इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, एंड यहाँ पर R की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर R अपॉन N से ज़्यादा है, कम है, तो उस केस में क्या होगा, I इज इक्वल टू एन ई अपॉन स्मॉल आर होगा, और अगर बहुत कम है तो उस केस में I इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल R हो जाएगा। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, वहां पर क्या निकल के आ रहा था आज समझ गए थे, यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है। तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल कंपैरिजन टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल माना जाए या नेग्लिजिबल किया जाए इंटरनल रेजिस्टेंस की कंपेयर में, तो उस केस में जो सेल कनेक्ट किए गए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो मैक्सिमम करंट देंगे। क्या देंगे, मैक्सिमम करंट देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यही पूरा था अभी पहले लेक्चर में, बाकी हम सेकंड लेक्चर इसका जो कवर करेंगे उसके आगे की सारी चीज़ें, सर्किट, किरचॉफ्स लॉ वगैरह, वो आपको सेकंड लेक्चर में मैं आपको समझा दूंगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इस लेक्चर में थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे इसके सेकंड पार्ट में, सेकंड लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग ऑल्सो। बाय।